हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, मैं जुगनू प्रसाद बिंद, आर्यावर्त ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लखनऊ, एडमिशन इंचार्ज और मार्केटिंग इंचार्ज। मैं आपको 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस आज बताऊंगा। आप सभी लोग जल्दी जल्दी मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ऑल स्टूडेंट, कॉलेज फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर। जो स्टूडेंट छात्राएँ बीएड द्वितीय वर्ष में हैं, जिनका चतुर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ है सेमेस्टर, उनकी हम बात करेंगे। 500 एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। और हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस बहुत हैं। पहला जो है आपका नाम है, जो विषय का है, समकालीन भारत एवं शिक्षा। जो बीएड का चतुर्थ सेमेस्टर है, समकालीन भारत एवं शिक्षा पेपर का नाम है। तो आगे हम बढ़ते हैं। चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो बीएड सेकेंड ईयर में हैं बच्चे, छात्राएँ, वो इस क्वेश्चन को पढ़ें। अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के आधारित सभी क्वेश्चंस हैं ये, और अच्छा नंबर आएगा। अभी आपका जो मैंने पिछला वीडियो दिया था, उसमें जो है एक दिन में ही 1213 स्टूडेंट ने उस वीडियो को पढ़ा और 50% तक उस वीडियो से स्टूडेंट क्वेश्चन करके आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय का। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा जो बीएड सेकेंड ईयर में है, चतुर्थ सेमेस्टर है, उस वीडियो को अच्छे से देखें और बार बार देखें। और मैं दावा करता हूँ कि आपका 50% से ज़्यादा आप क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छे से। और अगर किसी को एडमिशन से इंक्वायरी किसी को चाहिए तो यहाँ पे हमारे कोर्स दिए हैं, आप कॉल करके एडमिशन भी ले सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय बीएड चतुर्थ सेमेस्टर, यहाँ पे आपके सामने खुल गया है प्रश्न। समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। सिलेबस यहाँ दिया है, आप सिलेबस के बारे में यहाँ देख सकते हैं अपना, इसकी सिलेबस क्या क्या है। और सिलेबस देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे कि हमारे क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है सबको, और टाइम कम बचा है, इसलिए आप जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चंस को पढ़ें अच्छे से, ध्यान से, ताकि आपका कल जो पेपर हो बीएड का चतुर्थ सेमेस्टर अच्छे से जाए। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से। दूसरा है, प्राचीन काल में गुरुकुलों में शिक्षण विद्या थी, शिक्षक केंद्रित। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना। वेदों में प्रथम वेद है ऋग्वेद। वैदिक युग में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? 2 में की गई थी। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद पे। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप था आध्यात्मिक। अगला है आपका, प्राचीन में गुरुकुल कहाँ से होते थे? गांवों से दूर। आगे हम बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहा जाता था? अंतेवासी। वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध होते थे, पिता व पुत्र के समान। 13 नंबर आपका है, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? उच्च शिक्षा प्रारंभ के समय होता था। अगला है, वैदिक काल में शिक्षालय कहलाते थे, गुरुकुल कहलाते थे। किस काल में उपनयन शिक्षा संस्कार होता था? वैदिक काल में। कौन सी भाषा प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम थी? संस्कृत थी। वैदिक शिक्षा के प्रमुख आधार थे वेद। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था थी मौखिक। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। वैदिक युग में जीवन का प्रमुख आधार नहीं माना जाता था जीविकोपार्जन। वेदों के अनुसार किसी एक अंग की शिक्षा प्रदान करने वाली कहलाती थी चारण। किस संस्था को चतुर्थवर्ती कहा जाता है? ब्राह्मणी महाविद्यालय को। वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है? इसका आपका पहला है विद्यारंभ संस्कार है नाम। अगला सवाल आपका है, उच्च शिक्षा दी जाती थी, तो इसमें सभी क्वेश्चन सही है। केवल ब्राह्मणों को, केवल क्षत्रियों को, केवल वैश्यों को, उपयुक्त तीनों को, तो यहाँ डी सही होगा, उपयुक्त तीनों को। अपरा विद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे वेद।
पराविद्या के अंतर्गत शामिल विषय नहीं थे। भौतिक शास्त्र। पराविद्या के अंतर्गत स्थान दिया जाता था आध्यात्मिक शिक्षा। वैदिक युग में किसी एक वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे स्नातक। वैदिक युग में किसी 2 वेद का अध्ययन करने पर छात्र कहलाते थे वसु। वैदिक युग में 4 वेद का अध्ययन करने वाले छात्र कहलाते थे रुद्र। वैदिक युग में किसी 3 वेद का अध्ययन करने पर छात्र कहलाते थे आदित्य। एक टोल में शिक्षकों की संख्या होती थी 1। धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी चारण। व्याकरण और दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी विद्यापीठ में। धर्म दर्शन 2 वेदों तथा व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी मंदिर महाविद्यालय में। समाज कितने वर्गों में विभाजित है? 4। अगला सवाल आपका है, वैदिक काल में दीज का अर्थ है 2 जन्म लेने वाला। बौद्धिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का समापन किस संस्कार से होता था? समावर्तन संस्कार से। श्रवण मनन निध्यासन शिक्षण पद्धतियाँ कह थीं वैदिक काल से। बौद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी? 3। बौद्धकालीन शिक्षा के दौरान चिकित्सा विज्ञान शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। प्राकृत भाषा है संस्कृत का बिगड़ा रूप। नालंदा किस काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? बौद्धकालीन शिक्षा का। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा किसके लिए उपलब्ध थी? सभी जातियों के लिए। बौद्धकालीन उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम कितने विभाजित था? धार्मिक एवं लौकिक में। संघ में प्रवेश के बाद छात्र कहलाता था दोनों, मतलब श्रमण कहलाता था और सामने कहलाता था। बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप भी थी, यह कथन था R.K. मुखर्जी जी का। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्ञानार्जन करना। और आपका 50वां क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। तो यहाँ सभी के उत्तर भी दिए गए हैं, आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं। और 500 क्वेश्चन से है, आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं इस वीडियो से। तो सभी लोग वीडियो पूरा देखते रहें। आगे आपका अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ होने की आयु क्या थी? 6 वर्ष। बौद्ध काल में शिक्षा प्रारंभ का किस संस्कार से होता था? पवज्जा से। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। मठ व्यवस्था किस शिक्षा का महत्वपूर्ण तत्व था? बौद्ध शिक्षा का। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे बौद्ध मठ। बौद्ध शिक्षा का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे? धम्म को। किस लेखक के यात्रा विवरण से बौद्ध शिक्षा का ज्ञान होता था? ह्वेन-त्सांग से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई? बौद्ध काल में हुई। अगला आपका है सवाल, बौद्ध कालीन में शिक्षा किस संस्कार के बाद श्रवण कहलाता था? उपसंपदा। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय किस नगर के निकट स्थित है? पटना। पवज्जा संस्कार का संबंध किस शिक्षा से है? बौद्ध शिक्षा से है। भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था नालंदा। बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था? पवज्जा। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी थी? पाली। पवज्जा संस्कार के बाद छात्र कहलाता था स्वर्ण कहलाता था सामनेर सिद्ध व्याहरक उपयोग सभी। सही होगा सबका। और सिद्धू वस्तु रस्तु नामक बालपोथी में कितने अध्याय थे? 12 अध्याय थे। पवज्जा का अर्थ है बाहर जाना। उस समय प्रचलित व्यावसायिक शिक्षा के 19 विषयों का उल्लेख बौद्ध काल के किस ग्रंथ में मिला था? मिलिंद-पाहो में। भिक्षु शिक्षा की अवधि थी 8 वर्ष। पवज्जा संस्कार का वर्णन है विनय पिटक में। बौद्ध काल में जन साधारण की भाषा थी पाली। बौद्ध भिक्षु देने वाले कहलाते थे उपाध्याय। बुद्ध धम्म एवं संघ मिलकर कहलाते थे त्रिरत्न। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में। त्रिपट धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। अगला है आपका 29 नंबर, इच्छा सभी कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म था बौद्ध। बुद्ध के महापरिवार निवर्ण की तिथि लगभग थी 483 ईस्वी पूर्व। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? कुमारगुप्त प्रथम। अगला है
मध्यकालीन शिक्षा का आरंभ संस्कार से होता है। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर। मदरसों में शिक्षा का माध्यम थी अरबी। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, ज्ञान की प्राप्ति, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। इसका तीनों उत्तर सही है, उपयुक्त सभी। मुस्लिम कालीन शिक्षा की धर्म से प्रभावित थी, इस्लाम धर्म से। मदरसा का संबंध किस शिक्षा से था? उच्च शिक्षा से था। तर्क एवं दर्शन शास्त्र में प्रबुद्ध छात्रों को उपाधि दी जाती थी फाजिल। मध्यकाल में शिक्षा का प्रबंध एवं संरक्षण का दायित्व पर था राज्य पर। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है मुस्लिम काल से। मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा केंद्र थे मकतब। मध्यकालीन शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। मध्यकाल में उच्च मुस्लिम के केंद्रों को कहा जाता था मदरसा। मध्यकालीन में किस भाषा के काल में शिक्षा की प्रगति सर्वाधिक हुई? अकबर के। मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जिसका भारत में प्रतिरोपण किया गया और जो ब्राह्मणी शिक्षा से अति अल्प संबंध रखकर अपनी नवीन भूमि में विकसित हुई। यह कथन है डॉक्टर केई का। मध्यकालीन में अरबी व फारसी साहित्य में निष्पात छात्र को कहा जाता था काबिल। निम्नलिखित में से मध्यकाल में कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था? इसका उत्तर आप एक बार देख लीजिएगा अपने टीचर से या किसी बुक से। मेरे पास उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अगला सवाल आपका है इस्लाम धर्म की स्थापना किसने थी? नानक। मध्यकालीन शिक्षा के समय महिला इतिहासकार थी रजिया बेगम। मुगल काल अब मध्यकाल का कहलाता है। इसका भी उत्तर नहीं था मेरे पास, सी होगा इसका। और मध्यकालीन शिक्षा के समय महिला इतिहासकार थी, उसका आपका जो है गुलबदन बेगम होगा। और इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? ये नानक नहीं होगा, इसका उत्तर होगा हजरत मोहम्मद साहब। अगला सवाल आपका है, ये इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपके MCQ ख़त्म हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। आपके सामने अगला सवाल है मकतब का संबंध किस शिक्षा से था? अगला सवाल आपके सामने है मकतब का संबंध किस शिक्षा से था? प्राथमिक शिक्षा से। मुस्लिम धर्म में योग्यता रखने वाले छात्र को उपाधियां दी जाती थी आमिल में। मोहम्मद साहब ज्ञान को किसका आधार मानते थे? निजात में। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के किस शब्द से हुई? कुतुब से। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी के किस शब्द से हुई? दरस। दरस शब्द का अर्थ होता है भाषण देना। मध्यकालीन शिक्षा में शागिर्द कहते थे। इसका क्वेश्चन आपको ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास नहीं था उत्तर। यहाँ पे 4 उत्तर दिया है, छात्रों को, शिक्षकों को, मित्रों को, उपयुक्त में से कोई। अगला सवाल आपके सामने है सैयद अलाउद्दीन ने निर्माण कराया था मकतब मदरसों का। मध्यकालीन शिक्षा के दोषों में शामिल नहीं है वैदिक शिक्षा को प्राथमिकता। आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ मिशनरियों द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्षों बाद पुनरावर्तन किया जाता है? 20 वर्ष बाद। ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिकता शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। यह कथन है नूरुल्लाह व नायक का। लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए 10 जून 1834 को। निस्पंदन सिद्धांत का जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। भारतीय शिक्षा का आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जॉनथन डंकन। बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह कथन किसका है? मैकाले का। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया सन 1835 में। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा दादा भाई नौरोजी ने।
बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? 1751 में प्रारंभ किया गया। कलकत्ता में प्रथम मदरसा किसके द्वारा खोला गया? वारेन हेस्टिंग्स के। कलकत्ता में प्रथम मदरसा किन सन में खुला? अक्टूबर 1781 में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1818 में। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई? कहाँ हुई? संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? पूना में हुई। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ 1813 के आज्ञापत्र से। कौन सी ईसाई मिशनरी सर्वप्रथम भारत में आई? इसका भी उत्तर एक बार आप लोग मिला लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन है। शिक्षा के लिए छनाई का सिद्धांत किसने लागू किया? मैकाले ने। मैकाले द्वारा दिया गया सिद्धांत है निष्पदन सिद्धांत, छनन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत। तो इसमें तीनों सही है, उपयुक्त सभी। हंटर मिशन कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल किस सन में बनकर आए? सन 1898 में। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1981 का आयोजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर विलियम हंटर द्वारा। 1880 में भारत का नया गवर्नर जनरल किससे नियुक्त किया गया? लॉर्ड रिपन द्वारा। हर्टाग समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर विलियम्स हर्टाग। वुड का आज्ञापत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को। बैटिक ने ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की? 7 मार्च 1835 में। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहाँ हुआ? वुड के आज्ञापत्र को। अगला सवाल आपका 41 नंबर, हंटर आयोग का दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। गोखले विधेयक 1911 केंद्रीय धारा सभा में कब पेश किया गया? 16 मार्च 1911। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ 14 सितंबर 1917। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल सैडलर। बेसिक शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? वर्धा शिक्षा योजना, नई तामील, बुनियादी शिक्षा। तो इसका उत्तर होगा तीनों, उपयुक्त सभी। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था लॉर्ड मैकाले। वुड घोषणा का पत्र 1854 के कार्यों की समीक्षा किस आयोग ने की? हंटर आयोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में किसके द्वारा बनवाया गया? मदन मोहन मालवीय द्वारा। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई? D.K. कर्वे द्वारा। भारत में किसके प्रशासन काल में अंग्रेजी आरंभ की गई? विलियम बेंटिंग। हंटर आयोग में किस शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा। ब्रिटिश सरकार के कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव सूचना का अत्यंत स्रोत है भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका असीम महत्व है किसने कहा था? आर्थर मेहू। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से पहली बार भारत के शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया निर्धारित किए गए थे? 1811 आज्ञा के पत्र। आपका ये भी 55 क्वेश्चन और समाप्त हो गए। आपके 150 MCQ क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, आगे पढ़िए। आपके सामने प्रश्न है अगला। माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 29 अगस्त 1953 को। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? 15 अध्याय। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का दूसरा नाम है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग की सिफारिश किस शिक्षा से संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से।
बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था? मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 23 सितंबर 1952। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु क्या सुझाव दिया? इसमें से व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व शक्ति का विकास, व्यवसायिक कुशलता का विकास। तो डी सही होगा। उपयुक्त सभी, जो उपयुक्त तीनों बताएं हमने वो तीनों सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक सत्र में कार्य दिवस निर्धारित किए 200। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जूनियर माध्यमिक स्तर की पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया? 7। प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया? मुदालियर आयोग। योग्य शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के एमएड कोर्स को जोड़ने की बात किस आयोग में कही गई? मुदालियर आयोग। स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव दिया माध्यमिक शिक्षा आयोग। मुदालियर आयोग ने योग्य शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए को जोड़ने की बात कही थी, एमएड कोर्स। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्न में से किस बोर्ड की नियुक्ति सुझाव दिया? आर्बिट्रेशन बोर्ड। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला है किस आयोग ने 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना एवं चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित किया? माध्यमिक शिक्षा आयोग। अगला सवाल आपके सामने है, शिक्षकों का प्रशिक्षण काल साधारणतया 1 वर्ष करने सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने एवं प्राइवेट ट्यूशन न पढ़ने का सुझाव प्रस्तुत किया माध्यमिक शिक्षा आयोग। किस आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा माध्यमिक में एवं 12वीं कक्षा डिग्री कोर्स में सम्मिलित किया जाए? माध्यमिक शिक्षा आयोग। आज का छात्र कल का नागरिक व नेता होगा, यह कथन किस आयोग का है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग में मदरसों की संख्या थी 10। किस आयोग की रिपोर्ट शिक्षकों के लिए बाइबल कही जाती है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। स्वतंत्रता के उपरांत माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था मुदालियर आयोग। माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? 1948 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? डॉक्टर एन बसु। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? डॉक्टर MS चारी। काठौरी आयोग का गठन हुआ 1964 से 66 में। काठौरी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था दौलत सिंह काठौरी। सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? काठौरी का। सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे का नई शिक्षा व्यवस्था आरंभ की गई थी? काठौरी आयोग द्वारा। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर DS कोठारी। कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या थी 20। काठौरी आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? 19। शिक्षा आयोग 1964-66 को कहा जाता है काठौरी आयोग। काठौरी आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? 14 जुलाई 1964 को। काठौरी आयोग प्रतिवेदन भागों में विभाजित है, 3 भागों में। काठौरी आयोग का गठन कब हुआ? 29 जून 1966 को। शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएँ की गई थी? उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन, राष्ट्र प्रेम। तो ये तीनों सवाल सही है, तीनों उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी मतलब। काठौरी आयोग के सचिव कौन थे? JP नायक। काठौरी आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? JF मैडुगल। काठौरी आयोग के गठन के समय डॉक्टर DS कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? UGC के अध्यक्ष थे। अगला सवाल आपके सामने है, किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिश की थी? काठौरी आयोग। किस आयोग ने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति बनाई? काठौरी आयोग। कोठारी आयोग में कितने विदेशी विशेषज्ञ शामिल थे? 6। स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था काठौरी आयोग। काठौरी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक था शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन है, तो इसका उपयुक्त तीनों सही है उपरोक्त का। अगला है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन नहीं है। बालिकाओं को अनिवार्यतः गणित की शिक्षा प्रदान करना।
माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? उपयुक्त सभी, मतलब चौथा सही है। इसमें तीनों उत्तर आपके पहले वाले सही हैं। प्रथम डिग्री कोर्स, माध्यमिक स्तर और महानगरों में केंद्रित, तीनों सही होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा देना। आपके 50 क्वेश्चन और यहाँ से MCQ पूरे हो गए। आगे हम बढ़ते हैं। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा यह कथन है। कोठारी आयोग। शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव किस आयोग का है? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने भारत में कैसा शैक्षिक मॉड्यूल बनाने पर जोर दिया? तो यहाँ भी डी सही होगा तीनों। आंतरिक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, शैक्षिक सुविधा। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी MC छागला को। जब काठौरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट MC छागला को सौंपी, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया? 23। यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 8। अगला सवाल आपके यहाँ भी उत्तर दिया, आप मिला लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगला सवाल आपके सामने है। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं पर निर्मित हो रहा है, कथन है आज काठौरी आयोग का। शिक्षा के प्रति राष्ट्रीय नीति घोषित करने का सुझाव दिया काठौरी आयोग। काठौरी आयोग ने भारत में कैसा शैक्षिक मॉड्यूल बनाने पर जोर दिया? आंतरिक, गुणात्मक, शैक्षिक, उपयोग सभी होगा। काठौरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी MC छागला को। जब काठौरी आयोग ने अपनी रिपोर्ट MC छागला को सौंपी, देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को भागों में विभाजित किया गया। 23। यशपाल कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राम मूर्ति का गठन कब किया गया? 7 मई 1990। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्तुति कब हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय, उपयोग सभी, मतलब ये तीनों सही होगा, डी सही है। यशपाल समिति का गठन किया गया 1992। कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी? 24। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? 12 भागों में। यशपाल समिति का प्रतिवेदन कब किया गया? 15 जुलाई 1983 में। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ? 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब हुआ? 1992 में। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? सन 2000 तक। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? 13 जून 2005। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? श्री सैम पित्रोदा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उत्तर नहीं मिल पा रहा था। अगला है आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गठन में कितने सदस्य थे? 9 सदस्य। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था। ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2005 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है? 5। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपने प्रतिवेदन को किस नाम शीर्षक से प्रकाशित किया? राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 2009 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के एक भाग ज्ञान की सुलभता में कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई? 7। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन ज्ञान के सिद्धांत के कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई? 11 बिंदुओं पर। भारत में सूचना क्रांति IT क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्री सैम पित्रोदा। निम्न में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन स्तरों में सम्मिलित नहीं है? ज्ञान का बोध। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए एकल खिड़की का अवधारणा का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 ने। स्कूलों की गुणवत्ता पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना का सुझाव दिया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। अगला सवाल आपके सामने है, किसने व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर कौशल विकास शब्द के सलाह दी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। सोसाइटी व ट्रस्टों द्वारा विश्वविद्यालय का सुझाव का किसने दिया था? इसका उत्तर नहीं मिला था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा।
किसने टीचर्स पोर्टल की परिकल्पना की थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने। ये ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब आंसर आपका सी सही होगा, ए एवं बी दोनों। निम्न में से कितने उच्च शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन में केवल 25% अंक देने की सिफारिश की थी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग? राष्ट्रीय पाठक चर्चा की रूपरेखा 2005 किसने बनाई थी? कक्षा 1 से 12 तक। राष्ट्रीय पाठक चर्चा सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधित प्रमुख समस्याएं हैं। शिक्षक संबंधित, भाषाओं की, समाज की। तो उपयुक्त सभी होगा, इसका डी होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में माध्यमिक स्तर पर विषय है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, गणित। तो इसका सी सही होगा, ए व बी दोनों। पाठ्य चर्चा 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाने चाहिए? 7। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा में पाठ्य चर्चा के किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया? व्यवस्थागत सुधार, परीक्षा प्रणाली। इसका सी सही होगा, ए व बी दोनों सही है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई? 11वीं सदी की मांग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला सवाल आपके सामने है, नवोदय विद्यालय खोलने की बात किस शिक्षा नीति में कही गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 समीक्षा हेतु। NCF 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ शामिल है। तो इसका डी सही होगा, उपयोग तीनों है। बच्चों के प्रति शिक्षक की भूमिका, विद्या, शिक्षण विद्या। और अगला सवाल आपका है 49, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा संरचना शिक्षक किस शिक्षा से प्रदर्शित उद्देश्य है? शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्य चर्चा का निर्माण। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? 5। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास का एवं समीक्षा का प्रावधान है? 8 वर्ष के बाद। सर्वप्रथम भारत में कॉमन स्कूल प्रणाली CSS की बात किस आयोग में कही गई? काठौरी आयोग। और अगला है, सर्वाधिक बोले जाने वाली किस भाषा को विश्व में तृतीय स्थान पर प्राप्त है? हिंदी। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। ताराचंद समिति द्वारा माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन का सुझाव दिया? 2 भाषा। राधा कृष्ण आयोग ने छात्रों को कितनी भाषाओं का ज्ञान का सुझाव दिया? 3 भाषा। विश्व में किस भाषा को प्रथम स्थान प्राप्त है? अंग्रेजी। किस वर्ष में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया? 1956 में। भावात्मक एकता समिति का गठन कब किया गया? 1962 में। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। निम्नलिखित में भारत की शास्त्रीय भाषा कौन है? संस्कृत है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य अपने क्षेत्र सीमा में बोले जाने वाली भाषा या भाषाओं के शासकीय प्रयोग भाषा के रूप में अंगीकार कर सकते हैं? अनुच्छेद 345। भारत की राजभाषा हिंदी को कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है? अनुच्छेद 343। सर्वप्रथम किस आयोग ने उच्च प्राथमिक और विद्यालय स्तर के छात्रों को 3 भाषाओं में दक्ष बनाने का सुझाव दिया? राधा कृष्णन आयोग ने। सभी राज्यों को त्रिभाषा सूत्र अपनाने का निर्देश किस नीति में दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 में। सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र का फार्मूला किसने दिया? राधा कृष्णन आयोग ने। सामान्य स्कूल व्यवस्था के तात्पर्य है बालकों को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा प्रदान करना। इस प्रकार आपके और MCQ 70 ख़त्म हुए। आप यहाँ पर उत्तर दिया है, मिला सकते हैं अच्छे से और अच्छे से पढ़ें ताकि अच्छा नंबर आपका आए। बार बार वीडियो को रिवाइज करें, देखकर, सुनकर। अगला हम पढ़ते हैं, सवाल आपके सामने है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है?
प्रस्तावना। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और इंडिया। संविधान के उद्देशित का या प्रस्तावना संशोधन कितनी बार किया गया है? 1। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संशोधन द्वारा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? इसका सी सही होगा। 3, 5, 2, 1। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, थ्योरी या बेसिक स्ट्रक्चर प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारतीवाद में। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में। भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: हम भारत के लोग। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारत की जनता में। भारत संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातंत्र का गणराज्य बना था? 1950 में। भारत के संविधान भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्तावक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 42 नंबर है आपका। 22 नंबर सवाल है, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 368। संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन है 44वां। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन में कर दी गई 61वां संशोधन। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों द्वारा कौन सा लेख जारी किया जाता है? परमादेश का। 1925 में अधिकारों का घोषणा किस रूप में की गई? द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? तृतीय। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए संविधान संशोधन द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य
भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए? इंदिरा गांधी द्वारा। किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 42वें में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? इसका उत्तर है डी, मतलब आपका तीनों सही होगा, ए बी सी। आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक और राजनीतिक। अगला सवाल आपके सामने है 39 नंबर। भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? 42वें। अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया, किसमें निहित है? राज्यपाल, लोकसभा, दोनों में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य है भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने भारतीय संविधान के स्वरूप को सर्वाधिक प्रभावित किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहाँ भी आप सभी लोग अपने उत्तर को अच्छे से मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगला सवाल आपके सामने है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? मोरारजी देसाई सरकार द्वारा। मौलिक अधिकारों से संबंधित 24वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? सन 1971 में। बेगार और बलात् श्रम का निषेध कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? अनुच्छेद 23। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया? सन 1973 में। मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। सामाजिक संस्कृति का परिणाम। मूल कर्तव्य में हमारी संस्कृति को बताया गया है लोकप्रिय। समाज में आर्थिक समानता का प्रमुख कारण है योग्यता का अंतर। भारत के नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाषा में दिया गया? भाग 4 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में। बेगारी निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। सार्ववैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32 है। भारत में मौलिक अधिकारों का रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। 1976 ईस्वी में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया? 42वें में। समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वालिटी का वर्णन है, आर्टिकल 14 से 18 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है? फ्रीडम रिलीजन का वर्णन है 25 से 28 तक। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान है धारा 28 द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 4 भाषा 4 अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा गया है? भाग 3 द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 24। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं? 6। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार हैं, मूल संविधान का हिस्सा था। अगला सवाल आपके सामने है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति।
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसने प्रदान किया? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? केवल संसद द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान के मूल अधिकार किसके प्रति गारंटित है? भारतीय नागरिक सर्वत्र। मूल अधिकार पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय पर। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? अनुच्छेद 19A। संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का। किस लेखक का अभिप्राय पूर्णतः सूचित करना है? उत्प्रेरण का। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। संविधान के अनुच्छेद 23 में किस का वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A से। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया? सूचना का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलखनाथ विवाद में अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद को। मूल कर्तव्य का उल्लेख होने पर न्यायालय का प्रावधान है। न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान नहीं है। भारतीय नागरिक के मौलिकों का वर्णन है अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला सवाल आपके सामने है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारतीवाद में। इस तरीके से और आपके कुछ MCQ क्वेश्चन समाप्त हुए और आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप खूब मन लगा के तैयारी करें, अच्छा नंबर आएगा। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? अनुच्छेद 24। किसी धर्म के विशेष संवर्धन के लिए करों के भुगतान का निर्भरता से मुक्ति की गारंटी किस अनुच्छेद द्वारा दी गई? अनुच्छेद 27 द्वारा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 29 में। भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 द्वारा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? अनुच्छेद 33। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए हैं, अभी पहुंच रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सही सुलेखित कीजिए। इसका डी सही होगा। शिक्षक छात्र प्रतिवर्ष कार्य दिवस, प्रतिवर्ष घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने अपने राज्य में लागू करने हेतु अधिनियम बताती है? अनुच्छेद 38। शिक्षा का विषय है समवर्ती सूची का।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट में उल्लिखित प्रारंभिक शिक्षा के अभिप्रेत है कक्षा 1 से 8 तक। निजी विद्यालयों की मान्यता प्राप्त संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद या धारा में बताया गया है? धारा 18 में। कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक का मानक निर्धारित किया गया है? 150 से अधिक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या है न्यूनतम 45 घंटे। राइट टू एजुकेशन 2009 में देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? आपदा राहत, जनगणना, चुनाव संबंधित, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी है, तीनों सही होगा। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया? 2002 में। शिक्षा को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया? 66वें संविधान संशोधन द्वारा। 6 से 14 साल की उम्र के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसके है? केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? 2012 में। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? 52। सन 1976 से पूर्व शिक्षा पर पूर्ण रूप से किसका उत्तरदायित्व था? राज्यों का। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1994 में। केंद्र सरकार द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत स्त्री शिक्षा के विकास के लिए कब की गई? 2004 में। मिड डे मील योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब जोड़ा गया? 2007 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? 2001 में। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कब मंजूरी दी? नवंबर 2000 में। सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य कब तक था? 2010। सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित योजनाएं हैं शिक्षा गारंटी, मिड डे योजना, मिड डे मील योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। उपयुक्त सभी, इसका उपयोग सभी तीनों सही है, डी होगा। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है? केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा। अगला सवाल आपके सामने है, लहर कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए चलाया जा रहा है? 1 से 12 तक। प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? 31 में। शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? सर्व शिक्षा अभियान को। सर्व शिक्षा अभियान एक व्यापक कार्यक्रम के तहत क्या प्राप्त करना चाहता है? सार्वभौमिकता प्राथमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वह कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 1 से 2 में बच्चों का नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए चलाया गया? लहर होगा। एक क्वेश्चन आपको पीछे छूट रहा था, उसमें दोबारा पढ़िएगा उसको। लहर कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए चलाया जा रहा है? तो कक्षा 1 और 2 है ये, 1 और 12 नहीं होगा, 1 और 2 होगा। अगला सवाल आपका है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने से संबंधित है? CWSN है। बालकों के लिए विद्यालय भवन, स्कूल बिल्डिंग के दीवारों पर बने चित्र को देखकर सीखने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है? बाला है योजना। कक्षा 3 से 8 तक की कमज़ोर बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? इसका उत्तर होगा बी, NPEGEL। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? लिंग तथा आर्थिक भेद को। सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों की वर्तमान में कितना प्रतिशत है? 50-50। मध्याह्न भोजन योजना
एमडीएम कब शुरू हुआ? 15 अगस्त 1995 में। मध्याह्न भोजन योजना एमडीएम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? नामांकन वृद्धि, पोषण स्तर बढ़ाना, ठहराव करना, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी है, इसका तीनों सही होगा। अगला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग कितनी है? 14 से 18 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नमसा ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी, न्यूपा आदि के सहयोग से अनेक कदम उठाए। इनमें से एक है स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम। रमसा का अध्यक्ष होता है मानव संसाधन विकास मंत्री। बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत राज्य व केंद्र सरकार के द्वारा कितने प्रतिशत भागीदारी है? 90:10। सभी अल्पसंख्यक को, चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा, अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। यह संबंधित है धारा 30 से। डेबर समिति का गठन कब किया गया? 1960 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया? 1958 में। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। निम्न में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है? अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत नहीं सुलेमित है। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। अगला सवाल आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। अगला सवाल है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, यही असत्य होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में असत्य कथन को छांटना है। विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे, यही होगा। जिस विकल्प का मिलान सही नहीं है उसका चयन करना है। सेक्शन 11 समुचित सरकार के दायित्व, ये होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का सही और पूरा नाम क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये पूरा नाम है और सही है यही। सरकार से संबंधित निर्देश, अभियोजन, कार्रवाई और नियम आदि से संबंधित है। अध्याय 7 प्रकीर्ण, धारा 35 से 38 तक। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसका प्रावधान नहीं किया गया? छात्रों को शारीरिक दंड का। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक भेदों को पाटना। दृष्टि, श्रवण, अस्थि दोष इत्यादि से संबंधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अंग एवं उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? समावेशी शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5 तक के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो है 60 बालकों पर 2 अध्यापक होगा। आगे हम चलते हैं और इकाई 4 में आ गए हम लोग। तो सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मुझे याद है कि जो है इसके पहले की सारी वीडियोस बहुत अच्छे से लोग पढ़े और अच्छा नंबर लाएं। आप भी बहुत मेहनत से पढ़ना है आपको, ताकि अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। आगे का प्रश्न आपके सामने है, IIT का पूर्ण नाम बताइए। इसका है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। केंद्रीय विद्यालय में कौन सी कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है? कक्षा 1 में प्रवेश हेतु। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्कृत कहाँ स्थित है?
हैदराबाद में। केंद्रीय विद्यालय का संगठन कब हुआ? 15 दिसंबर 1963 में। वर्तमान 2020 शिक्षा नीति का फार्मूला है 5+3+3+4 है। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 की संरचना सिफारिश किस आयोग में की गई? काठौरी आयोग में। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के प्रारूप सर्वप्रथम सुझाव किस आयोग ने दिया? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का प्रारूप कब लागू किया? 1986 शिक्षा नीति। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से प्रारंभ होता है? छठी कक्षा से। निम्नलिखित किस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय खोलने के लिए प्रयास किए गए? कार्य योजना 1986। नवोदय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था नहीं है कक्षा 2 से 5 तक। नवोदय विद्यालय में कितनी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है? 3 भाषा में। सैनिक स्कूल किसकी देन है? वीके कृष्ण मेनन का। सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य है बुद्धिमत्ता, पराक्रम, देशभक्ति। वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है? 5। भारत का 20वां सैनिक स्कूल छिंगछिप किस राज्य में खोला गया? मिजोरम में। भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किसकी देन है? जॉर्ज पंचम। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना कब की गई? 1995 में। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटी का प्रमुख कार्यालय स्थित है दिल्ली में। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4। एनसीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? श्री संतोष कुमार सारंगी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद में अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का। मरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया? 1998 में। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया? 2009 में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? होलर्ट विल्सन ने। सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया इंग्लैंड में। भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1985 ईस्वी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। NIOS की स्थापना कब हुई? नवंबर 1989 में। NCERT का गठन कब हुआ? 1 सितंबर 1961 को। NCERT की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4। NCERT का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए गए? 12। वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्यवाहक निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति। किस संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संशोधन अधिनियम में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1977 में। भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1921 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? जुलाई 1962 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना की स्थापना कब की गई? 1929 में। भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद ICSE की स्थापना कब हुई? 1956 में। भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद ICSE वर्ष में कितने प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है? 2 प्रकार का। ICSE बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। भारत में स्थानीय निकायों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया? 2 श्रेणियों में। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? 73वां संविधान। भारत में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी।
राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1953 में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय है अस्तो मा सद्गमय। पंचायत व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 243 ख के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया? भाग 9 में। भारत में कितने स्तर की पंचायती व्यवस्था स्पष्ट होती है? 3 स्तरीय। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। अगला सवाल आपके सामने है, एनसीटी का पूरा नाम बताना है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद होगा। एनआईओएस का पूर्ण नाम बताना है, इसका होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगला है आपका निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है, तो पहला सही होगा। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 से 5 एवं 6 से 12 तक की कक्षाओं अध्ययन हेतु व्यवस्था की गई है। केंद्रीय भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। भारत का पहला सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ? सतारा, महाराष्ट्र में। एनसीईआरटी का हिंदी में पूर्ण नाम बताइए। शिक्षा व्यवस्था अधिक महंगी है। इसका उत्तर आप लोग जो है एनसीईआरटी का हिंदी में पूर्ण नाम बताइए। तो इसका 4 आंसर दिया है। शिक्षा व्यवस्था अधिक महंगी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, इसका होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान का गुण नहीं है, अत्यंत महंगी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। सीबीएसई का पूर्ण नाम बताना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है उन छात्रों को शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना जिनके माता पिता निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हैं होगा। आईसीएसई का पूर्ण नाम बताना है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ स्कूल, इंडियन सेंटर ऑफ स्कूल। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मध्य प्रदेश में सबसे पहला पंचायती राज स्थापना हुई थी, यह गलत है। एनआईओएस का पूर्ण नाम बताना है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का स्थापना कब हुई? 1960 में हुआ था। इस प्रकार आप यहाँ पर अपने उत्तर को मिला सकते हैं। और आपको बता दें, अगर कोई भी सवाल या क्वेश्चन आपको विरोधाभास लगे या समझ में ना आए तो अपने अन्य स्टैंडर्ड बुक से मिला सकते हैं या अपने संबंधित टीचर से पूछ सकते हैं। और सभी उत्तर जो है आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें बार बार, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। तो हम आपके एडमिशन से और जॉब से और जितने प्रकार के और एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको लेटेस्ट देते रहेंगे। इसलिए मेरा सभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टेलीग्राम। ओके, जुगनू प्रसाद के नाम से चैनल है और बाकी मेरा नंबर दिया है। कोई समस्या हो, कुछ इंक्वायरी हो तो आप यहाँ से इंक्वायरी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।